गुड मॉर्निंग 11th क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारा जो अनुभाग 4 है, इसमें पढ़ रहे थे हमारा टॉपिक 10वां मूल निवासियों का विस्थापन। किस प्रकार से अमेरिका का जो विस्तृत क्षेत्र है वो धीरे धीरे फैलता है, इसके बारे में पढ़ रहे थे हम। इसी में हम पढ़ रहे थे पारस्परिक धारणाएं। पारस्परिक धारणाएं पढ़ रहे थे कि कैसे बाहरी जो यूरोपियन लोग हैं वो उत्तरी अमेरिका में आके बसते हैं और जंगलों में अपना विस्तार करते हुए धीरे धीरे उस विस्तृत क्षेत्र में फैलने लग जाते हैं। और इनमें आपस में जो परस्पर धारणाएं होती हैं वो बनती है कि यूरोपियन जो लोग हैं वो अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उनको मानते हैं असभ्य। उसका अलग अलग नज़रिया होता है, अलग अलग लेखकों ने अलग अलग लिखा है, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि अलग अलग धारणाओं का निर्माण होता है। और इस मानचित्र में बताया गया है, आपके ये जो मानचित्र है इसमें बताया गया है कि कैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का विस्तार होता है। इसको आप देखें अगर चित्र में तो 1783 में संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण होता है और उसके अंतर्गत धीरे धीरे 5 और 6 क्षेत्र जो थे प्रमुख वो उनको मिलाया जाता है। इसके अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका में जो लूसुलिया जो है 1803 में फ्रांस से ख़रीदा जाता है, इसको भी मिला लिया जाता है। 1818 में और 1842 में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा कुछ ज़मीन दी जाती है, वो भी इसमें मिला ली जाती है जो ग्रीन कलर में है। 1819 में स्पेन से ख़रीदी हुई जो जगह थी वो भी इसमें मिलाई जाती है। 1845 में भी जो ये टेक्टस जो ज़मीन थी उसको हड़पा जाता है। 1846 में ग्रेट ब्रिटेन से संधि करके उसके भाग को भी संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलाया जाता है। 1848 में मैक्सिको द्वारा ज़मीन दी गई थी जिसके अंदर भी 3-4 क्षेत्र हैं, जो तीनों चारों क्षेत्रों को प्रमुख रूप से इसमें मिला लिया गया था। और गैडरदैन द्वारा 1857 में भी खरीदी गई ज़मीन थी। और जो अलास्का था, ये इधर वाला जो क्षेत्र है अलास्का, ये भी बाद में 1867 में रूस के द्वारा खरीदा गया था। इस प्रकार से इस मानचित्र में बताया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का विस्तार कैसे हुआ, कौन कौन से क्षेत्रों को खरीदा गया, कौन से क्षेत्रों को जबरन छीना गया, ये बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे हमारी पारस्परिक धारणाएं कि कैसे अमेरिका में जो यूरोपियन लोग जो बाहर से आ रहे थे वो मूल निवासियों से अलग अलग प्रकार के बर्ताव कर रहे थे, वहाँ की ज़मीनों को ले रहे थे। जिन मुल्कों को हम कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम बताते हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं, ये वास्तव में 18वीं सदी के अंत में इनका स्वरूप बना था। अपने वर्तमान क्षेत्रफल का एक छोटा सा हिस्सा ही उस समय उनके पास था। यानी ये उस 18वीं शताब्दी की बात करें, सदी की, तो उस समय ये छोटे छोटे थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने क्षेत्र को फैलाना प्रारंभ कर दिया। और सही आज का जो वर्तमान आकार जो हमने अभी मानचित्र में देखा, इसको कम से कम 100 साल लगे और धीरे धीरे इन्होंने अपने नियंत्रण में अन्य इलाकों को लिया और अपना जो ज़मीन थी वो उसको विस्तृत कर लिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई विशाल क्षेत्रों को खरीदा भी, जिसमें दक्षिण में फ्रांस लुसियाना परचेज और रूस से अलास्का की ज़मीन खरीदी। और अगर युद्ध में ज़मीन जीती उसकी बात करें तो दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका का जो अधिकतर हिस्सा है मैक्सिको, इसको भी इन्होंने युद्ध में जीता था, तो ये भी इनका संयुक्त राज्य अमेरिका का ही हिस्सा बन गया। किसी के मन में ये ख्याल नहीं आया होगा कि जो वहाँ के मूल निवासी जो रह रहे हैं उनसे भी कोई पूछा जाए, रजामंदी ली जाए, लेकिन ये धीरे धीरे अपने विस्तृत क्षेत्र को बढ़ा रहे थे। संयुक्त राज्य की पश्चिमी जो सरहद थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी और मूल निवासी जो वहाँ रह रहे थे वो धीरे धीरे बाध्य हो गए थे उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने के लिए। 19वीं सदी में अमेरिका का जो भूदृश्य था वो धीरे धीरे बदल रहा था और यूरोपियन इस ज़मीन के प्रति यूरोपियन जो लोग थे उनका जो मूल रवैया था मूल निवासियों के प्रति वो अलग था, क्योंकि वो चाहते थे कि हम यहाँ रहें और हमारा ही व्यापार बढ़े। ब्रिटेन और फ्रांस से भी कुछ प्रवासी यहाँ आए थे, जो कारण था उनका कि जो छोटे बेटे होते थे उन्हें पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता था, तो वो लोग अमेरिका में अपनी ज़मीन कुछ खरीदना चाहते थे, वहाँ के मालिक बनना चाहते थे, तो ब्रिटेन और फ्रांस से ऐसे लोग वहाँ से आए हुए थे यहाँ पर अधिकार करने के आधार पर। बाद में जर्मनी, स्वीडन, इटली
इन मुल्कों से भी, इन देशों से भी अप्रवासी आने लगे और ज़मीनें जो थी वो बड़े किसानों के हाथ में चली गई और वह ऐसी ज़मीनें चाहते थे जिन्हें अपना कह सके और कुछ वहाँ पर अपना मालिकाना हक जता सके। पोलैंड से भी कुछ लोग आए थे जो प्रेरी, जो घास के जो मैदान थे, चारागाह थे, उनमें वो काम करना अच्छा लगता था, वो वहाँ रहना चाहते थे क्योंकि उनको स्टेपिज जो घास के मैदान थे वो याद आते थे जहाँ वो रहते थे पोलैंड में। यहाँ बहुत कम कीमत पर ही बहुत संपत्तियाँ खरीदना उनको अच्छा लगा और वो धीरे धीरे संपत्तियाँ खरीदने लगे और इनका क्षेत्र बढ़ने लगा। इस प्रकार से धीरे धीरे जो बाहरी जो लोग थे, जर्मनी, स्वीडन, इटली, पोलैंड और यूरोपियन, ये सभी लोग धीरे धीरे अमेरिका में आकर के रहने लगे। इनका क्षेत्र विस्तृत होने लगा और धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि ज़मीन की सफाई शुरू करके और खेती का विकास किया और धान और कपास की फसलें उगाई जो कि यूरोप में नहीं उगाई जा सकती थी। यहाँ का जो मौसम था उसके आधार पर ये धान और कपास उगाने लगे और ऊंचे मुनाफे पर बेचने भी लगे और अपने खेतों को जंगली जानवरों, भेड़ियों और पहाड़ी शेरों से बचाने के लिए इन्होंने शिकार भी करना प्रारंभ कर दिया और शिकार करते करते इनका सफाया भी करने लगे। 1873 में कटीले तार आ गए। ये जैसे ही खोज हुई कटीले तारों की तो अब इनके लिए और भी सुरक्षित स्थान बनने लगे थे यूरोपियन के लिए। घर के बाहर काम करने के लिहाज से दक्षिण इलाके की जलवायु यूरोपियन के लिए काफ़ी गर्म थी क्योंकि ये जो दक्षिण अमेरिका था वो थोड़ा गर्म था, उसमें ये जाना नहीं चाहते थे। इसलिए दक्षिण अमेरिका के उपनिवेशों को ये अनुभव हो रहा था कि हम लोग यहाँ दास बनाए जा रहे हैं मूल निवासियों की बहुत, क्योंकि ये अगर के उत्तरी अमेरिका में कार्य करते थे तो दास बन रहे थे। मूल निवासी बहुत बड़ी संख्या में मौत के शिकार भी हुए थे उस समय। बागान मालिकों ने अफ्रीका से दास खरीदे और दास प्रथा का जो विरोधी समूह थे वो धीरे धीरे विरोध कर रहे थे जिसके कारण दास प्रथा के व्यापार पर रोक भी लगा दी गई। और लेकिन जो अफ्रीकी संयुक्त राज्य अमेरिका में आ चुके थे पहले, उनके जो बच्चे वहाँ थे वो अब धीरे धीरे वही दास बन रहे थे, नए दास बनना प्रारंभ नहीं हो रहे थे, लग चुकी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों ने जहाँ अर्थतंत्र बागानों पर टिका हुआ नहीं था, यानी बागानों पर निर्भर नहीं थे ये लोग, तो वहाँ पर कोई दास उनको चाहिए नहीं थे, तो दास प्रथा धीरे धीरे समाप्त होने लगी और ऐसे दलीलें भी दी जाने लगी कि अमानवीय प्रथा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मानव को दास बनाया जाए। तो 1861 और 65 में दास प्रथा को जारी रखने वाले इसकी वकालत कर रहे थे। इस प्रकार से कुछ राज्यों में युद्ध भी होता है, लेकिन अंत में ये जो प्रथा है उसको समाप्त कर दी जाती है। अफ्रीका मूल के अमरीकियों को नागरिक स्वतंत्रता के लिए फिर भी संघर्ष करना पड़ता है, जो कि बाद में उनको जो स्वतंत्रता है, नागरिक स्वतंत्रता, वो 20वीं सदी में आकर मिलती है और उससे पहले भी उनको स्कूल और ट्रेनों में अलग से बिठाया जाता है, लेकिन बाद में उनको ये स्वतंत्रता भी प्राप्त हो जाती है अफ्रीकी लोगों को, क्योंकि अमेरिका में इनको दास बना दिया गया होता है पहले, लेकिन बाद में धीरे धीरे कुछ आंदोलनों के कारण इनको स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। कनाडाई सरकार के सामने एक समस्या और होती है जो मूल निवासियों के सवाल के मुकाबले ज़्यादा ज़रूरी थी। 1763 में ब्रिटिश लोगों ने फ्रांस के साथ जो लड़ाई की थी जिसमें कनाडा को जीता था, वहाँ फ्रांसीसी लोग स्वायत्ता राजनीतिक दर्जे की मांग कर रहे थे, क्योंकि ये जो कनाडा जो क्षेत्र था वो फ्रांस से जीता गया था। अब ये यहाँ के जो लोग थे वो बार बार चाहते थे कि यहाँ स्वायत्ता प्रदान की जाए। तो 1867 में कनाडा को स्वायत्त राज्यों का एक महासंघ बना दिया गया और ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका का ही एक क्षेत्र बन गया। इस प्रकार से कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों का जो क्षेत्र था वो अमेरिका में ही मिल गया और इसका संयुक्त राज्य अमेरिका का जो क्षेत्र था वो विस्तृत होने लगा।